हेलो दोस्तों। तो एक बार फिर से हाजिर हूँ आप सभी के सामने आपके लिए कुछ और फिजिक्स के नए टॉपिक और कॉन्सेप्ट्स लेकर के आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो पिछले दो वीडियो से हम लोग कॉन्स्टेंट मोशन के बारे में डिस्कस कर रहे थे, उसके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम समझ रहे थे। तो उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वेज कंस्ट्रेंट। तो वेज कंस्ट्रेंट जो है ये भी एक कंस्ट्रेंट मोशन का एक पार्ट है। कंस्ट्रेंट मोशन जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कंस्ट्रेंट का मतलब होता है रिस्ट्रिक्शन, लिमिटेशन, बाउंडेशन। कि अगर बॉडीज का या ऑब्जेक्ट्स का मोशन किसी भी लिमिटेशन की वजह से हो रहा है या कंस्ट्रेंट में हो रहा है तो दैट इज कॉल्ड कंस्ट्रेंट मोशन। अब इससे पहले जो है हम डिस्कस कर चुके हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट, यानी कि बॉडीज जो है वो कंस्ट्रेंट मोशन कर रही है, यानी कि उनका मोशन जो है वो बाउंडेड है, फ्री नहीं है। दैट इज बिकॉज ऑफ द स्ट्रिंग, क्योंकि वो स्ट्रिंग से कनेक्टेड है इसीलिए उनका मोशन जो है वो कंस्ट्रेंट था। अभी हम जो बात करने वाले हैं वेज कंस्ट्रेंट में, उसमें भी मोशन कंस्ट्रेंट होगा, रिस्ट्रिक्टेड होगा, लिमिटेड होगा, लेकिन दैट वुड बी बिकॉज ऑफ द ब्लॉक्स और द वेज। तो यहाँ पर वेज कंस्ट्रेंट बोला है, इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ वेज ही यहाँ पर होगा, या किसी भी तरह के सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं। तो ऑब्जेक्ट्स आपस में कांटेक्ट में होते हैं, उस वजह से क्या होता है कि वो फ्रीली मूव नहीं कर पाते और उनका मोशन एक दूसरे पर डिपेंड करता है। इसी को हम क्या कह रहे हैं, वेज कंस्ट्रेंट कह रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और शुरू करते हैं वेज कंस्ट्रेंट के कॉन्सेप्ट्स को। तो वेज कंस्ट्रेंट में समझने के लिए बिल्कुल हम बात करें तो बिल्कुल जैसा स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट में हमने बात किया था कि क्या स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट है, तो मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं कि स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट क्या है। जिन्होंने अगर वीडियोस नहीं देखे हैं स्ट्रिंग कंस्ट्रेंट के तो वो पहले जाकर के वो वीडियो देख सकते हैं, बहुत यूजफुल होने वाला है। इस लेक्चर को भी आगे समझने से पहले वो बड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो जल्दी से जाकर के वो दोनों वीडियो पहले आप देखिए और फिर इस लेक्चर को कंटिन्यू कीजिए, तो बहुत मजा आएगा। यहाँ पर हम अगर वेलोसिटीज का डायरेक्ट रिलेशन पूछा है तो सीधा वेलोसिटीज का रिलेशन निकाल पाएंगे, और अगर एक्सेलरेशन के रिलेशन की भी इक्वेशन की रिक्वायरमेंट है तो वो भी हम निकाल पाएंगे। तो वेज कंस्ट्रेंट का भी वही काम हो जाता है जो स्ट्रिंग कांस्टेंट के कॉन्सेप्ट का था। Wedge constant is used to find relation between velocities as well as acceleration of the blocks which are moving under the constrained motion. Okay, तो बिल्कुल वही है। अब स्ट्रिंग कांस्टेंट में हमने कॉन्सेप्ट जो डिस्कस किया था वो कॉन्सेप्ट क्या था कि स्ट्रिंग का टोटल लेंथ जो है वो कांस्टेंट होता है। उसी बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर के आगे हमने पूरा कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन वहां पर एस्टेब्लिश किया था, रिलेशन एस्टेब्लिश किए थे। इसी तरह से यहां पर भी एक बेसिक कॉन्सेप्ट होता है। वो कॉन्सेप्ट क्या है उसको समझते हैं। सो द कॉन्सेप्ट इज, if two objects are continuously in contact with each other, then the components of their velocities or acceleration which are perpendicular to their contact surface must be equal. अब इस कहानी का क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि अगर दो बॉडीज कॉन्टिन्यूअस कॉन्टैक्ट में है, अब ये टर्म बड़ी इंपॉर्टेंट है। कॉन्टिन्यूअस कॉन्टैक्ट का मतलब ये नहीं है कि पूरी जिंदगी कॉन्टैक्ट में है, ठीक है। जो हमको क्वेश्चन में दिया हुआ है, जो सिचुएशन दी हुई है, उस पर्टिकुलर सिचुएशन के जस्ट पहले और जस्ट बाद में, यानी कि कुछ मोमेंट तक के लिए वो कांटेक्ट में है। जिस सिचुएशन में हम सॉल्व कर रहे हैं उस सिचुएशन में कांटेक्ट में है लेट्स से, तो वहां पर क्या होना चाहिए कि उनका जो कांटेक्ट सरफेस है, सपोज दो ऑब्जेक्ट हैं तो दो ऑब्जेक्ट कांटेक्ट में है तो एक कांटेक्ट सरफेस होगा दोनों का। उस कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर दोनों ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी के जो कंपोनेंट होंगे वो सेम होने चाहिए, या उनके जो एक्सेलरेशंस के कंपोनेंट हैं वो सेम होने चाहिए, दोनों ही सेम होने चाहिए, ठीक है। तो यहां से हम वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन का रिलेशन निकाल सकते हैं। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट हो गया। चलिए इसको थोड़ा सा हम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। थियोरेटिकली या बोलने पे इतना चमक नहीं रहा होगा, मैं आपको दिखा करके बताता हूं। तो यहाँ पर मैंने बहुत बेसिक सा एग्जांपल लिया है समझने के लिए। यहाँ पर दो ब्लॉक्स हैं हमारे पास, एक ब्लॉक का वेलोसिटी v1 है, दूसरे का वेलोसिटी v2 है, ठीक है। अब यहाँ पर मैं कंडीशन लेता हूं, इफ आई से दैट, और यहाँ पर आप एक चीज समझ सकते हैं कि ये इनका कॉन्टेक्ट सरफेस है, ये वाला, ठीक है। ये मैं जो बता रहा हूँ ये इनका कॉन्टेक्ट सरफेस है, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों कॉन्टेक्ट में है, ठीक। अब इनकी जो वेलोसिटीज है, ये v1 जो है, ये v1 जो है इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर है, ये चमकता है। ये v1 इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, इसी तरह से जो v2 है ये भी इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन में, ठीक है। तो दोनों वेलोसिटीज, कॉन्टेक्ट सरफेस क्लियर हो गया, दोनों वेलोसिटीज परपेंडिकुलर है। अब हम कंडीशन की बात करते हैं। तो अगर मैं कहता हूं कि इफ v2 इज ग्रेटर देन v1, तो v2 जो वेलोसिटी यानी आगे वाले ब्लॉक का जो वेलोसिटी है वो पिछले वाले ब्लॉक से ज्यादा है। अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, आगे वाला ब्लॉक पिछले वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में तेजी से आगे बढ़ेगा। तो क्या ये कांटेक्ट में रह पाएंगे? तो कांटेक्ट नहीं रह पाएगा, ठीक है, कांटेक्ट छूट जाएगा, ठीक। और अगर ऐसा होता है कि v2 छोटा है और v1 ज्यादा है, इस केस में क्या होगा, यानी कि v2 कम है
और v2 ज्यादा है, यानी कि आगे वाले ब्लॉक के रेस्पेक्ट में पीछे वाला ब्लॉक ज्यादा तेजी से आ रहा है, तो ये तो पॉसिबल ही नहीं है। और अगर प्रैक्टिकली पॉसिबल होता है, इसका मतलब कि ये जो आगे वाला ब्लॉक है यानी कि v2 वेलोसिटी वाला जो ब्लॉक है उसको तोड़ते हुए ये आगे निकल जाएगा, तभी ये कंडीशन पॉसिबल है, यानी कि तब भी कॉन्टैक्ट मेंटेन नहीं हो पाएगा, तो ये कंडीशन भी रॉन्ग है। और अगर मैं कहता हूं कि v1 इज इक्वल टू v2, दोनों इक्वल है, यानी कि दोनों स्टार्टिंग में कांटेक्ट में थे, दोनों का वेलोसिटी सेम है और दोनों कंटिन्यूअसली आगे एक साथ बढ़ रहे हैं सेम वेलोसिटी के साथ में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनके बीच में कोई रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, उनका रिलेटिव वेलोसिटी जीरो है, रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट नहीं होगा, इसका मतलब कि उनके बीच में कोई गैप नहीं आने वाला, दे वुड कीप कॉन्टैक्ट, सो दे वुड मेंटेन कॉन्टैक्ट और दे वुड कीप देयर कॉन्टैक्ट एज इट इज, ठीक है। तो यहां पर कॉन्टैक्ट मेंटेन होगा, कॉन्टैक्ट रहेगा, ठीक है। और सिर्फ वेलोसिटी की ही बात नहीं है, एक्सेलरेशन के साथ भी ऐसा होना चाहिए। सपोज इनिशियल वेलोसिटी दोनों का सेम है, लेकिन आगे वाले का एक्सेलरेशन ज्यादा है, पीछे वाले का कम है, तो कुछ टाइम बाद वो आगे निकल जाएगा, फिर से वहां पर रिलेटिव वेलोसिटी आ जाएगा, गैप क्रिएट हो जाएगा और कॉन्टैक्ट रिलीज हो जाएगा। सो इट मींस कि जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर जो वेलोसिटीज के और एक्सेलरेशन के दोनों के कंपोनेंट हैं वो क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए, तभी वहां पर कॉन्टैक्ट मेंटेन रहेगा। और यही कंडीशन है और यहीं से हम वेलोसिटीज के और एक्सेलरेशन के रिलेशन निकाल पाएंगे। चलिए एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। तो सपोज मेरे पास ये सिस्टम दिया हुआ है यहाँ पर, अब इस सिस्टम में मेरे पास क्या है, एक वेज रखा हुआ है और एक बॉल रखा हुआ है, या हम कहें सिलेंडर है, ठीक है। ये आप स्फीयर भी ले सकते हैं, सिलेंडर भी ले सकते हैं, व्हाटएवर। सो लेट्स से इट इज एन स्फीयर, इट इज अ स्फीयर, सो स्फीयर इज देयर एंड अ वेज इज देयर एंड दिस एंगल इज थीटा। सो एंगल यहां पर दिया हुआ है हमको। अब क्या हो रहा है, इफ दिस सिस्टम इज रिलीज फ्रॉम द रेस्ट, गिवन कंडीशन से रिलीज कर दिया, ठीक है, और ये वेज जो है ये स्मूथ सरफेस पर है, स्मूथ सरफेस पर है, इट इज फ्री टू मूव, और ये वॉल जो है ये भी फ्रिक्शनलेस है, ये वॉल भी स्मूथ है, ठीक है, ऐसा कुछ है। तो अब ये वेज भी मूव कर सकता है और ये बॉल जो है, अब बॉल का मोशन कैसा होगा, अब यहां से आप आइडिया लगाएं, बॉल इस वॉल के साथ में भी कांटेक्ट में और इसके साथ भी कांटेक्ट में, तो यहां पर आप देखेंगे तो क्या होगा कि बॉल नीचे की तरफ आएगी और उसके नॉर्मल रिएक्शन फोर्स की वजह से उसका जो पुश मिलेगा उसकी वजह से ये वेज आगे की तरफ राइट हैंड साइड में स्लाइड करेगा हॉरिजॉन्टल सरफेस पे, तो इस तरह का मोशन होगा। तो यहाँ आपको मोशन भी डिपिक्ट करना होगा कि किस तरह का मोशन होने वाला है। जब आपने मोशन का अंदाजा लगा लिया, फिर आपको वेलोसिटीज या एक्सेलरेशन अज्यूम करने। सपोज अब यहां पर हमसे पूछा जाता है कि इन दोनों के एक्सेलरेशन में या वेलोसिटीज में क्या रिलेशन होगा। सो लेट्स से वेलोसिटीज का रिलेशन हमें कैलकुलेट करना है यहां से दोनों ब्लॉक का। तो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में भी बताया है, जिसने नहीं देखा है जाकर के देख लें वो लेक्चर, वो वीडियो। उस वीडियो में हमने यहां पर एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट डिस्कस किया था। क्या नोट डिस्कस किया था कि जब भी हमें वेलोसिटीज या एक्सेलरेशन अज्यूम करने हैं ब्लॉक्स के या ऑब्जेक्ट के, तो हमेशा उसी डायरेक्शन में अज्यूम करने हैं आपको जिस डायरेक्शन में वो एक्चुअली में मूव करने वाला है। तो यहां पर क्या होगा कि ये स्फीयर वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा और ये हॉरिजॉन्टली राइट हैंड साइड में इसका वेज मूव करने वाला है। तो इनके वेलोसिटीज भी हमने उसी तरह से अज्यूम किए, इसका डाउनवर्ड डायरेक्शन में। लेट्स से कि इसका वेलोसिटी यहां पर क्या हो जाता है, इसका वेलोसिटी है v1 और ये हॉरिजॉन्टल में मूव करेगा, तो ये मैंने मान लिया v2। अब मुझे इनके बीच में रिलेशन निकालना है, तो ये मेरा स्फीयर ले लिया मैंने, ये हमारा वेज आ गया यहां से और ये इनका कॉन्टेक्ट सरफेस हो गया जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और मुझे क्या करने हैं, इन दोनों की वेलोसिटी के कौन से कंपोनेंट चाहिए जो इनकी कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, यानी इस लाइन के अलोंग, ये कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन है, ठीक है, ये है। अब यहां पर देखते हैं कि वेलोसिटीज कौन कौन सी हैं। तो वेलोसिटी सबसे पहले ये वाला जो ब्लॉक है इसकी वेलोसिटी में देखो, इसकी वेलोसिटी डाउनवर्ड डायरेक्शन में कितनी है, यहाँ पर v1 है, ये v1 है, ठीक है। अब इस v1 के कंपोनेंट कर लेता हूं मैं पहले, ठीक है। तो इस v1 के कंपोनेंट करूंगा तो क्या क्या कंपोनेंट हो जाएंगे, इधर आ जाएगा अलोंग द वेज, ये आ जाएगा मेरा v1 साइन थीटा, और परपेंडिकुलर टू दिस वेज ये कितना आ जाएगा v1 कॉस थीटा, ठीक है। अब इसी तरह से मुझे यहां पर इसकी वेलोसिटी देखनी, देखिए ये वाला एंगल थीटा था ना, ये वाला एंगल थीटा था, तो ये वाला एंगल भी कितना हो गया, थीटा हो गया। जैसे mg वर्टिकल होता है अलोंग द प्लेन mg sin थीटा mg cos थीटा, एज इट इज यहां पर भी है। अच्छा, इसका वेलोसिटी जो है वेज का ये ऐसा है v2। अब ये एंगल थीटा है तो ये वाला भी एंगल थीटा हो गया। अब इसके भी कंपोनेंट यहां पर हम निपटा देते हैं। तो इसके कंपोनेंट यहां पर क्या होने वाले हैं, इसका एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा यहां से, इसका कंपोनेंट देख लेते हैं। इसका कंपोनेंट जो है इसके अलोंग यहां पर ये हो जाएगा v2 cos थीटा,
और परपेंडिकुलर जो है, ये परपेंडिकुलर लाइन जो है कॉन्टेक्ट सरफेस के, इसमें क्या हो जाएगा v2 साइन थीटा। अब यहां से देखें, अब यहां पर जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके टेंजेंशियल डायरेक्शन में जो वेलोसिटी के कंपोनेंट है वो अलग अलग हो सकते हैं। ये v2 cos थीटा, v1 sin थीटा, इनकी डायरेक्शन भी अलग है और इनका मैग्नीट्यूड भी अलग हो सकता है, नो इश्यू विद दैट। बट जो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर कंपोनेंट हैं, यानी कि कौन कौन सा, v1 cos थीटा, इट हैज टू बी इक्वल टू v2 sin थीटा। और एक चीज आपको यहां से बहुत इंपॉर्टेंट ध्यान रखनी है कि सिर्फ मैग्नीट्यूड ही इक्वल ना हो, डायरेक्शन भी इक्वल हो। ऐसा नहीं है कि एक इधर जा रहा है और एक इधर जा रहा है तो कांटेक्ट कहां होगा, तो सेपरेशन के लिए वेलोसिटी हो गया फिर, ठीक है ना। तो v1 cos थीटा इज इक्वल टू v2 sin थीटा, ये रिलेशन आ गया। और यहां पर आप देख सकते हैं कि यहाँ जो थीटा है वो कांस्टेंट है, तो अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर देता हूं तो dv1 बाय dt cos थीटा इज इक्वल टू dv2 बाय dt साइन थीटा। तो यहां से क्या रिलेशन आ गया, यहां से रिलेशन आ गया a1 cos थीटा इज इक्वल टू a2 साइन थीटा। तो ये एक्सेलरेशंस के बीच भी रिलेशन आ गया और ये वेलोसिटीज के बीच भी रिलेशन आ गया। तो यहाँ पर दोनों रिलेशन हमारे पास आ गए और दोनों रिलेशन सेम ही आते हैं। जैसा स्ट्रिंग में हमने देखा था कि पैरेलल स्ट्रिंग के लिए जो वेलोसिटी के रिलेशन है और एक्सेलरेशन के रिलेशन है वो सेम रहते हैं, लेकिन अगर एंगल आ गया तो वहां सेम नहीं होते हैं। लेकिन एंगल अगर कांस्टेंट होता है तो सेम रहते हैं। तो यहाँ तो सॉलिड ऑब्जेक्ट्स हैं तो एंगल तो कांस्टेंट रहेंगे ही रहेंगे, तो इसीलिए ये यहाँ पर क्या रहेंगे, सेम रिलेशन देंगे। अच्छा, जो मैंने पहले बात की थी दैट इफ ऑब्जेक्ट्स आर कॉन्टिन्यूसली इन कॉन्टेक्ट विद ईच अदर, तो ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर हमारा काम करेगा। अब इसमें आपको ज्यादा समझदारी नहीं लगानी, कि कुछ बच्चे ऐसा बोल देते हैं कि सर ये वाला जो स्फेयर है ये तो नीचे आएगा, कुछ टाइम बाद ये ग्राउंड से टकरा जाएगा और ये वेज आगे सरक जाएगा। तो हम बेटा तब की बात भी नहीं कर रहे हैं, हम कब की बात कर रहे हैं, जब ये डायग्राम दिया हुआ है, इस सिचुएशन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसके थोड़ी देर पहले भी और इसके कुछ मोमेंट बाद भी ये कांटेक्ट में रहेगा, वही हमारे लिए कॉन्टिन्यूस कांटेक्ट हो जाता है। तो फिजिक्स में क्वेश्चंस के क्या प्रैक्टिकल मीनिंग होते हैं वो भी जानना बहुत जरूरी है, सिर्फ वर्ड टू वर्ड नहीं जाना होता है, ठीक है। कुछ और एग्जाम्पल यहाँ पर हम देख सकते हैं, जैसे ये एग्जाम्पल हमारे पास है, इसमें क्या है, बी एक वेज है और ए आपके पास क्या है, एक वर्टिकल स्लैब है। और ये वर्टिकल स्लैब जो है ये दो स्मूथ वॉल्स के बीच में स्टक हुई है। तो ये जो वर्टिकल स्लैब है इसका मोशन कैसे हो सकता है, सिर्फ वर्टिकली डाउनवर्ड हो सकता है, अपवर्ड तो हो नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर ऊपर की तरफ कोई फोर्स है नहीं, वेट की वजह से नीचे आ सकता है, राइट लेफ्ट मूव कर नहीं सकता हॉरिजॉन्टली बिकॉज ऑफ द वॉल, तो वॉल की वजह से रिस्ट्रिक्शन है, ठीक है। और रहा वेज, तो वेज कैसे मूव करेगा, तो सेम पिछले वाले एग्जाम्पल की कंडीशन होगी, वहां स्फीयर नीचे आ रहा था और यहाँ पर क्या नीचे आ रहा है, एक ये वर्टिकल स्लैब, तो ये स्लैब नीचे आएगी और ये हॉरिजॉन्टली राइटवर्ड डायरेक्शन में मूव करेगा। अब यहां पर आपको इसको अगर और विजुलाइज करना है तो इससे समझ सकते हैं कि ये जो डैश लाइन से आपको ये वेज दिखाया हुआ है, यानी कि ये शिफ्ट हो गया आगे और वो जो स्लैब है वो नीचे की तरफ शिफ्ट हो गया। अब इनके वेलोसिटी, जैसा मैंने कहा कि जिस डायरेक्शन में मोशन होता है उसी डायरेक्शन में मानना है, तो यहां हमने ऑलरेडी लिया हुआ है, इसका एक्स डायरेक्शन में वी और इसका वाई में वी। तो अब इनकी वेलोसिटीज के बीच में रिलेशन निकालना है। एक्सेलरेशन पूछता तो यहाँ पर एक्सेलरेशन मान लेते इसका ax और इसका ay या a1 a2 हाउएवर यू वांट टू टेक द वेरिएबल्स, ठीक है, डजंट मैटर, कैसे भी वेरिएबल मान ले। अब देखें रिलेशन देखते हैं इनका, ठीक है। तो ये हमारा वेज हो गया और ये हमारा जो लाइन है कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर लाइन मैंने ले लिया, ठीक है। तो सबसे पहला स्टेप ये होता है कि आप जो है सबसे पहले क्या करें, वेरिएबल माने, वेलोसिटीज माने या एक्सेलरेशन माने जिस डायरेक्शन में मोशन है, फिर कॉन्टेक्ट सरफेस आइडेंटिफाई करें, फिर उसका परपेंडिकुलर डायरेक्शन आइडेंटिफाई करें, फिर दोनों की जो वेलोसिटीज हैं वो लें। ये वेलोसिटीज हमारा इसका vx हो गया और ये हमारा इधर vy हो गया, ठीक है, ये हो गया। अब क्या करें, इनके कॉम्पोनेंट्स कर दें। तो ये वाला जो है हमारा 37 डिग्री है, ठीक है। तो vy के अगर मैं कॉम्पोनेंट करता हूं तो फिर से जिस तरह से mg के कंपोनेंट होते हैं वैसे ही इसके भी कंपोनेंट हो जाएंगे। तो एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा vy साइन 37 और ये कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, vy cos 37, क्योंकि ये वाला भी क्या हो जाएगा यहाँ से 37 डिग्री। अब ये 37 है तो ये वाला भी कितना हो जा रहा है यहाँ से 37 डिग्री। अब इसके कंपोनेंट अगर हम देखें तो इसके कंपोनेंट्स जो है यहाँ से क्या बनने वाले हैं, इसके कंपोनेंट्स यहाँ से बनेंगे, ये वाला आपका हो जाएगा vx cos 37 और ये कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर vx sin 37। अब यहां से रिलेशन चाहिए हमें, तो यहां से रिलेशन निकालना बहुत इजी हो गया। जो कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर वेलोसिटी कंपोनेंट्स हैं वो क्या कर दें, सेम कर दें। तो यहां से क्या हो जाएगा, vy cos 37 इज इक्वल टू vx sin 37। तो ये रिलेशन आ गया यहाँ से।
वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स 1037, और यहाँ पर वैल्यू अगर हम प्लेस कर दें वी वाई इज इक्वल टू वी एक्स 1037 का वैल्यू कितना हो जा रहा है बेटा 3/4, और यही एक्सेलरेशन के भी रिलेशन आ जाएंगे। अगर डिफरेंशिएट कर दें तो ए वाई इज इक्वल टू ए एक्स इंटू 3/4, तो ये रिलेशन आ गए। तो बड़ा सिंपल हो जाता है यहाँ से इस तरह से, ठीक है। तो वेज कंस्टेंट इवन स्ट्रिंग कांस्टेंट से भी सिंपल है, बस चीज यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये हो जाती है कि क्या आप आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं कि कहाँ अप्लाई होगा, किस तरह से अप्लाई होगा, कंपोनेंट्स जो आप कर रहे हैं वो सही तरीके से कर रहे हैं, डायरेक्शंस जो वेलोसिटी एक्सेलरेशन की मान रहे हैं वो सही तरीके से मान रहे हैं, तो ये ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं। तो यहाँ पर एक और एग्जांपल लेते हैं। ये एग्जांपल आप सभी ने अगर वेज कांस्टेंट या मोशन के कभी भी क्वेश्चन किए तो ये एग्जांपल आपको हर बुक में हर जगह देखने को मिल जाएगा, बड़ा ही कॉमन क्वेश्चन है, इसीलिए मैंने ये एग्जांपल उठा लिया है। यहाँ पर जो क्वेश्चंस हैं वेज कंस्ट्रेंट के वो आप जितने टफ चाहें उतने टफ आपको मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ हमारा टारगेट फिलहाल ये नहीं है कि हम आपको बहुत टफ क्वेश्चन आपको थ्रो कर दें और आपको जो है चमका दें एकदम से कि ये क्या हो रहा है, वैसा टारगेट नहीं है। जैसा मैं आपको पहले के वीडियोस में भी डिस्क्राइब कर चुका हूं कि मेरा टारगेट ये है कि बच्चों को कॉन्सेप्चुअल क्लियरिटी आए। एक बार कंसेप्ट चमक जाएगा तो फिर क्वेश्चन कितना भी टफ होगा आप उसको अप्रोच कर सकते हैं, चाहे आप उसका आंसर निकाल पाएं या निकाल पाएं शुरुआत में, लेकिन आपको वो कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि आप उस तरह का क्वेश्चन देखें तो आपको पता होगा कि मुझे कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर है, अब कॉन्सेप्ट में कुछ भी ट्विस्ट होगा तो मैं उसके हिसाब से अपने सॉल्यूशन में भी चेंजेस कर सकता हूं। ये कॉन्फिडेंस सबसे ज्यादा जरूरी है। फिर उसके बाद आपकी प्रैक्टिस है बेटा, जितना प्रैक्टिस हम करेंगे उतना ही ज्यादा हम उसमें मास्टर जो है होते जाएंगे और उतने ही टफ क्वेश्चन हम बनाते जाएंगे, लेकिन शुरुआत जो होती है वो बेसिक कॉन्सेप्ट से होती है। अगर आप कॉन्सेप्ट को छोड़ करके पहले आप टफ क्वेश्चन अप्रोच करने लग जाएंगे और शायद आप कुछ क्वेश्चन बना भी लें, लेकिन फिर आप वो सिमिलर टाइप के ही क्वेश्चन बना पाएंगे चाहे वो कितना भी टफ हो, ठीक है। कुछ नया अगर आ गया, सिंपल ही आ गया इवन कंपैरेटिवली, लेकिन उसमें कुछ चेंज है, कुछ ट्विस्ट है, तो नहीं कर पाएंगे। जब तक आपको पूरा कॉन्सेप्ट पूरा प्रोसेस नहीं पता है कि वो चीज डिराइव कैसे हुई है, उसके पीछे बेसिक लॉजिक क्या है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन क्या है, तब तक आप नए नए क्वेश्चन के हिसाब से अपने आप को अपनी सिचुएशन को मोल्ड नहीं कर सकते, और जब तक वो नहीं कर पाएंगे आप नए क्वेश्चन बनाने में मास्टरी हासिल नहीं कर पाएंगे। तो आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहले ये है कि अपने जो फाउंडेशन है उसको इतना स्ट्रांग कर लें कि फिर उस पर आप बहुत खूबसूरत बिल्डिंग बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम वही करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए इस एग्जाम्पल को समझते हैं। अब ये थोड़ा सा एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है। यहाँ पर क्या है, तीन सिस्टम आ गए, तीन ब्लॉक्स आ गए, ठीक। अब पहला स्टेप इसमें क्या करना होता है, हमें सबसे पहले हमें डायरेक्शंस आइडेंटिफाई करनी होती है, ठीक है। अच्छा, दो वेजेस हैं, उनकी तो डायरेक्शन दी हुई है, वो किस वेलोसिटी से मूव कर रहे हैं वो भी दिया हुआ है। बात है सिलेंडर की। अब ये सिलेंडर की डायरेक्शन किस डायरेक्शन में मूव करेगा वो 100% हम श्योर नहीं है। तो जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट की डायरेक्शन वेलोसिटी या एक्सेलरेशन की डायरेक्शन के बारे में 100% श्योर नहीं हो तो आप एटलीस्ट ये करें कि उसकी दो डायरेक्शन तो हम पता लगा लें कि ऊपर नीचे जाएगा या लेफ्ट या राइट जाएगा। अगर इतना आइडेंटिफाई कर लें तो दो कंपोनेंट ले लें, क्योंकि किसी भी एक वेक्टर के दो कंपोनेंट, दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट होते हैं, तो बस वही दो परपेंडिकुलर कंपोनेंट मान लें, उसके बीच में किसी भी डायरेक्शन में रिजल्टेंट आ जाएगा, उसका कोई इशू नहीं है। देखिए मैं क्या कहना चाह रहा हूं, समझते हैं। तो ये ऑब्जेक्ट जो है सिलेंडर जो है ऊपर तो नहीं जाने वाला, उड़ेगा तो नहीं ये ऑब्वियसली, ठीक है। तो एक कंपोनेंट तो इसकी वेलोसिटी का नीचे की तरफ होगा ही, इसको हम वी वाई मान लेते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेफ्ट जाएगा या राइट जाएगा, क्योंकि राइट वाले ऑब्जेक्ट का वेलोसिटी ज्यादा है तो उसको मेंटेन करने के लिए इसका नेट वेलोसिटी राइटवर्ड डायरेक्शन में पॉसिबल है, तो मैं ये राइट में मान लेता हूं, ठीक है। अच्छा, फिजिक्स में सबसे अच्छी बात क्या है कि कभी कभी आप जो है कुछ डायरेक्शंस या कुछ वेरिएबल्स इनअप्रोप्रिएट भी मान लेते हैं, तो जब हम सॉल्व करते हैं तो ऑटोमेटिकली यू विल कम टू नो कि ये हमने गलत मान लिया, या फिर अगर डायरेक्शन अपोजिट होनी है तो नेगेटिव में आंसर आ जाता है, तो इट वर्क्स, ओके। तो यहां पर भी मोस्ट प्रोबेबली राइट में ही होना चाहिए, मुझे पता है राइट में ही होगा, ठीक है। लेकिन फिर भी यहां से मैं आइडिया किस तरह से लगा रहा हूं कि यहाँ पर आगे वाले वेज का वेलोसिटी ज्यादा है, पीछे वाले का कम है, तो उसको मेंटेन करने के लिए नेट वेलोसिटी इसका राइटवर्ड डायरेक्शन में होना चाहिए, तो इसलिए हमने वो लिया है Vx, ठीक है। और अगेन यहाँ वही बात है कि बहुत टाइम बाद क्या होगा कि ये दोनों तो आगे चले जाएंगे, नीचे गिर जाएगा। कॉन्टिन्यूसली कॉन्टेक्ट में रहने का मतलब ये नहीं है कि पूरी जिंदगी कॉन्टेक्ट में होगा, जो गिवन सिचुएशन है उस मोमेंट में कॉन्टेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। अब यहां से देखें तो सबसे पहले ये जो पहला वाला ये वेज है राइट वाला और ये सिलेंडर है, इसका कॉन्टेक्ट सरफेस ये है। देखिए अब जब दो ऑब्जेक्ट हैं दोनों के साथ में सिलेंडर कांटेक्ट में, तो एक एक करके इनको एडजस्ट करेंगे। तो पहले वाले को देखते हैं, तो पहले वाले के साथ ये कांटेक्ट में, पहले वाले का वेलोसिटी जो है वो 2u है और वो इस कांटेक्ट सरफेस के ऑलरेडी परपेंडिकुलर है, ठीक है। और ये जो सिलेंडर है इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा इस
इस कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, इसके परपेंडिकुलर क्या आएगा, Vx आएगा। दूसरा तो वर्टिकल डायरेक्शन में, तो उसका कोई कंपोनेंट इधर आएगा नहीं। तो यहां से एक रिजल्ट तो सीधा सीधा निकल जाता है कि ये आपका Vx जो है वो 2u के इक्वल आ जाएगा। तो ये एक इक्वेशन हो गई, ठीक है। ये चीज चमकता है। यहां से हमने पहले वाले वेज का और इसका जो कॉन्टेक्ट सरफेस है उसके परपेंडिकुलर दोनों के वेलोसिटी के कंपोनेंट जो हैं वो इक्वल कर दिए हैं। यहाँ पर Vy का कोई कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं आने वाला, तो Vx = 2u हो जाता है। तो ये यहां से क्लियर हो जाता है, ठीक हो गया। अब आगे चलें। अब मेरे को दूसरे वाले जो वेज है ये वाला, इसके साथ में इसका कॉन्टेक्ट जो है उसका कंडीशन एस्टेब्लिश करना है। तो उसके लिए मैं अलग से डायग्राम ले लिया यहाँ पर, ठीक है। तो ये कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर यहाँ पर डायरेक्शन भी हो गई, ठीक। ये हमारा यहां से क्या था, ये Vx था, ये Vy था, ठीक है। और यहां पर इसके पास कितना वेलोसिटी था, इसके पास था u, ठीक है, इसके पास था u वेलोसिटी, ठीक है। और ये एंगल कितना दिया रहा हमें, 30 डिग्री, ठीक है। तो ये एंगल 30 डिग्री दिया रहा है यहां से, ठीक है। तो ये सेटअप है। अब क्या करना है, अब कंपोनेंट्स करने हैं। तो सबसे पहले जो है ये जो u दिया हुआ है इसके कंपोनेंट कर लेते हैं। ये 30 है, ये 30 हो जाएगा। यहां से इधर एक कंपोनेंट आएगा u का, ठीक है। ये कौन सा आ जाएगा, u cos 30। इसका हमको काम नहीं है, हमें तो परपेंडिकुलर कंपोनेंट चाहिए। तो यहाँ कंपोनेंट आ जाएगा u sin 30। अब ये Vy है, तो Vy के कंपोनेंट कर लिए जाएं। तो Vy का एक कंपोनेंट ये होगा अलोंग दिस इंक्लाइंड प्लेन, ये होगा Vy sin 30। ये Vy sin 30 हो गया। और इधर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा Vy cos 30, क्योंकि ये 30 डिग्री हो गया, ठीक है। अब क्या Vx का कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ सकता है, क्योंकि ये डायरेक्शन कौन सी है, इनके दोनों के कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो यस, Vx का कंपोनेंट इसके परपेंडिकुलर आ सकता है, इसलिए Vx के भी कंपोनेंट करने पड़ेंगे। तो ये यहां से हमारा 30 डिग्री है, ठीक है। देखिए ये डायरेक्शन में चाहिए मुझे, ठीक है, ये वाली डायरेक्शन में। तो आप देखिएगा एंगल यहाँ से क्या बन रहा है, एंगल का जानना बहुत जरूरी है यहाँ पर हमारे लिए। ये 30 है तो ये 30, ठीक है। और ये इसके साथ परपेंडिकुलर है, तो ये कितना बनेगा, 60। तो इसलिए ये एंगल क्या होगा, 60। तो यहाँ कंपोनेंट क्या आएगा, इधर आएगा हमारा Vx cos 60 डिग्री। और इधर की तरफ इसका दूसरा कंपोनेंट आएगा जो आएगा Vx sin 60 डिग्री, ठीक है। अब यहां पर देखते हैं, इसको समझते हैं। ये काफी यहां पर बढ़िया चीज हो गई है। अब देखें आप बाकी कंपोनेंट को भूल जाएं। इस वाले कंपोनेंट का हमको कुछ नहीं करना, इधर वालों का कुछ नहीं करना, हमें देखना है कॉन्टेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर। तो ये है और ये है, ठीक है। इसके पास में क्या है, ये वाला जो वेज है, वेज के क्या है यहाँ पर u sin 30, ये वेज का कंपोनेंट है, ठीक है। अब इसके अलोंग किसका कंपोनेंट मुझे चाहिए, इस सिलेंडर का, ठीक है, इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पर सिलेंडर के पास दो है, ये है और ये है, तो इन दोनों का रिजल्टेंट इसके इक्वल आना चाहिए। तो Vy cos 30 माइनस Vx cos 60, माइनस क्यों, क्योंकि Vx जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में था। तो u sin 30 हो गया u/2, और यहां से Vy जो आ गया मेरा, ठीक है। तो Vy cos 30 √3/2 माइनस Vx cos 60 1/2। तो ये 2 कैंसिल हो गया, u = Vy √3 माइनस Vx। अच्छा, Vx का वैल्यू तो मैं ऑलरेडी निकाल चुका हूं, यहां से Vx = 2u, ये हम पहले ही देख चुके हैं। तो यहां से Vx = क्या डाल देंगे, 2u। तो Vy √3 माइनस 2u, ये उधर चले जाएगा। तो ये 3u = Vy √3 एंड Vy = u/√3u हो जाएगा, ठीक है। ये u 3u डिवाइडेड बाय √3, तो ये कितना हो जाएगा, √3u। तो यहां से क्या हो गया, यहां से हमारे पास दोनों वैल्यू आ गई, ये Vy भी आ गया, ठीक है। और Vx तो हम ऑलरेडी निकाल ही चुके थे, कितना था, 2u था, ठीक है। तो यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट का नेट वेलोसिटी कितना आ गया, ये देखिए, इधर की तरफ 2u है और इधर की तरफ कितना है, √3u। और इनका रिजल्टेंट यहाँ पर आप निकाल सकते हैं, √this² प्लस दिस स्क्वायर। सो ये कितना हो जाएगा यहाँ पर, 2u² या 2u का होल स्क्वायर यानी 4u²। और ये कितना हो जाएगा, 3u², तो 4 + 3 7, सो √7u। ये इसका नेट वेलोसिटी आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से ये हमारा आंसर आ जाता है, ठीक। तो यहां पर हमने वेज कंस्ट्रेंट जो है इसके कुछ एग्जांपल समझे, बेसिक इसका कॉन्सेप्ट समझा
कि हमेशा कांटेक्ट में रहेंगे तो कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर जो ऑब्जेक्ट के वेलोसिटीज और एक्सेलरेशन दोनों के कंपोनेंट सेम होने चाहिए, मैग्नीट्यूड में भी और डायरेक्शन में भी। तो ये यहां से वेज कांस्टेंट का कॉन्सेप्ट जो है हमारा क्लियर हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो टोटल ये तीसरा वीडियो हमारा हो गया है जिसमें हमने कांस्टेंट मोशन के कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं और कौन कौन से टॉपिक्स के वीडियो हमें लेकर के आने हैं। कुछ टॉपिक्स ऑलरेडी मेरे माइंड में हैं जिनके कॉन्सेप्चुअल वीडियोस मैं आपके लिए लेकर के रेगुलरली आता रहूंगा। उसके अलावा भी आप लोगों को किस तरह की रिक्वायरमेंट है, क्या आप लोगों की एक्सपेक्टेशंस है अपने चैनल से, क्योंकि आपका अपना चैनल है बेटा, ठीक है। आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, सभी स्टूडेंट तक पहुंचाएं जिन्हें कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी की रिक्वायरमेंट है और आपको लगता है कि ये चैनल आपके लिए यूजफुल रहा है तो इसको रेगुलरली आप सपोर्ट करते रहें। आई प्रॉमिस कि मैं रेगुलर आपके लिए वीडियोस लेकर के आता रहूंगा, आप लोगों को लेट डाउन नहीं करूंगा और आपकी एक्सपेक्टेशन पर हम लोग पूरा खरा उतरने की कोशिश करेंगे। तो इसी के साथ इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। आगे के लेक्चर्स आपके लिए वेट कर रहे हैं और काफी वीडियोस आने वाले हैं इसी तरह के, बहुत मजेदार। ओके, तो चलते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, गुड बाय।